तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव का प्रैक्टिस पेपर 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है जो आपका 2 मई, जी हाँ बच्चों, 2 मई 2022 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इससे पहले मैंने आपका हिंदी ऐच्छिक या कह लीजिए हिंदी इलेक्टिव का 3 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे है वो वीडियोस, आप जा करके देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर हमारा 4 होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पेपर करवाने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हिंदी ऐच्छिक बोले तो हिंदी इलेक्टिव है। कोड आप देख सकते हैं 002 है इसका। ये जो पेपर आपका आएगा इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम अंक यानी ये पेपर जो होने वाला है 40 नंबर का होने वाला है। अधिकतम अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर कुछ इसी तरह का आएगा आपका, जो 2 मई को होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सीरीज लिखा हुआ होगा आपका। ठीक है, सेट 1 है हमारा ये, और इस तरह से यहाँ पर आपका कोड नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से आएगा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर और कुछ बातें और यहाँ पर लिखी हुई होंगी। नीचे चले तो यहाँ पर और बातें लिखी हुई हैं कि कृपया जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 13 क्वेश्चन 13 पृष्ठ है, यानी कि 13 पेजेस छपे हुए हैं, प्रिंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको जांचने के लिए बोल रहा है कि 9 क्वेश्चन है। हिंदी इलेक्टिव के अंदर 9 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टोटल आपसे इस पेपर में 9 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और आपको बातें बताई गई हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और भी बातें बोली गई हैं कि आपको 10-15 पे पेपर मिल जाएगा और 10:30 तक का यानी कि 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर को पढ़ने के लिए, और 10:30 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बातें बताई गई हैं। आगे हम यहाँ पर अगर सामान्य निर्देश पे थोड़ी चर्चा करें तो बताया गया है कि जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनका सावधानी से पालन कीजिए। और इस पेपर में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न जो है सो कि पूछे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों का मतलब होता है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको थ्योरिकल लिख करके उत्तर देना है। ये आपको टिक मार्क नहीं है कि 4 में से एक सही लगा लिया, नहीं, आपको लिख करके उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 9 क्वेश्चन है और ये पेपर जो है आपका 2 खंडों में यानी 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, विभाजित है। उसके बाद बोला गया है कि इस पेपर में आपको प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि अथवा भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिपेंड करेगा। यहाँ पर बोला गया है निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए यानी कि खंड क, जिसको हिंदी में आप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन ए। इसमें पहला प्रश्न जो है हमारा, इसमें बोला गया है कि 3 टाइटल 3 शीर्षक दिया गया है, उसमें से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में क्या करना है, रचनात्मक लेखन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, 3 टाइटल कौन कौन से है। पहला है बारिश की वह सुबह, दूसरा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तीसरा है स्कूल के वो दिन। ठीक है, तो मैंने एक टाइटल आपका ले लिया है बारिश की वह सुबह, और इसके ऊपर आपको क्या करना है, 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिख के दिखाना है। तो आपको सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, एक लेख लिख करके यहाँ दिखाया है आपको। जैसे कि बारिश की वह सुबह मैंने क्या लिखी है, सुबह अचानक से बारिश लगना कहाँ जाए तो उस दिन की, देखिए दोबारा से मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना। ओके, देखिए कह रहा है यहाँ पर कि सुबह अचानक से बारिश, ठीक है, उस टाइम पे लग रही थी और उस दिन की बात ही अलग थी। वो जो दिन था उस दिन की बात ही अलग थी। अगले दिन मुझे अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए जाना था। मैं बहुत खुश था, सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे तैसे मुझे नींद आई। अब जो है सो कि सुबह आँख खुली तब सुबह बारिश हो रही थी। ठीक है, बाहर सुबह क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी बाहर। आगे देखिए, मुझे बारिश देखकर डर लग रहा था कि जैसे कि मैं ऑफिस जो है, यहाँ आप लिखा है ऑफिस कैसे जाऊंगा। मेरा ऑफिस जो था मेरे घर से जो है सो कि दूर था, एक गांव में था। रास्ता जो था वो कच्चा था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं तैयार हुआ और जो सो कि छाता, यहाँ छाता होगा, छाता लिया और जूते पहने और घर से निकल गया। रास्ते में बहुत से लोग मिले, मुझे बहुत हिम्मत मिली। हम सब मिलकर ऑफिस पहुंचे। यह बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। बारिश के साथ हम ऑफिस पहुंचे थे
ऑफिस जैसे कि पहुंचने पर सब ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और बारिश के बारे में खूब सारी चर्चाएं हुई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, इस तरह से आपको एक रचनात्मक लेख यहाँ पर लिखना है कि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सभी जगह ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और मन को तृप्त करने वाला अनुभव होता है। मन को तृप्त करने वाला मतलब एक बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बोला गया है कि बारिश की वह सुबह काफी मनमोहक था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। बारिश का वो जो सुबह था वो काफी मनमोहक था, यानी कि मन को मोह लेने वाला। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह से आपको 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिख देना था। ये 5 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का आता है। बेसिकली इसमें पत्र पूछा जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, चाहे आप हिंदी इलेक्टिव का पेपर दे रहे हो यानी हिंदी ऐच्छिक का, या हिंदी आधार का कह लीजिए, या फिर हिंदी कोर कह लीजिए, तो दोनों में पत्र और ये लेखन जो है, रचनात्मक लेख जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पत्र वाला है कि आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित है। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। इसी में एक अथवा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ऊपर वाला पत्र नहीं आता है, तो आप नीचे वाला पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाई का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है कि भाई आपका जो क्षेत्र है वहां पर बिजली की संकट बनी रहती है, भाई बिजली आती नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं रात को। ठीक है, उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं और भी बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इससे परेशान होकर के क्या करना है आपको, एक दैनिक समाचार पत्र का जो संपादक है उसको पत्र लिखना है। तो ये मैंने आपका सपोर्ट मटेरियल से उठाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर शुरू में लिखेंगे सेवा में या प्रति। देखिए यहाँ पे क्या है कि ना एक बहुत सारे बच्चों का ना एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ सेवा में आएगा। ठीक है, और मैंने लेटेस्ट जो आपका सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल आया है उसमें भी यही देखा है कि जो आपका पत्र के ऊपर आता है वो सेवा में आता है। कई सारे बच्चे अलग अलग जगह से कमेंट करते हैं कि सर यहाँ सेवा में हट के प्रति आएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर यहाँ प्रति भी नहीं आएगा, सेवा में भी नहीं आएगा, अब ये सब हट चुका है। ठीक है, तो देखिए आपके टीचरों ने भी कई सारी बातें बताई होगी। ठीक है, क्योंकि जिनको लगता है कि प्रति आएगा वो खुद से तो जाने नहीं होंगे, उनके टीचरों ने ही बताया होगा उनको। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम बात करें जिनको लगता है सेवा में आएगा, तो इस हिसाब से तो आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका फॉर्मेट किस तरह का, जो आपके हिंदी विषय के टीचर होंगे उनको एक बार कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो ज्यादातर बच्चों की छुट्टियां हो गई होंगी एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो उनको कॉल कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि सर प्रति आएगा या सेवा में आएगा। देखिए जहां तक मुझे लगता है इसमें सेवा में आता है। ठीक है, हर एक जगह फॉर्मेट में मैंने यही देखा है, सेवा में आता ही आता है। ठीक है, प्रति हो सकता है कई बच्चों सही कह रहे हो। ठीक है, एक बार आप ये बात मुझे कंफर्म करके अपने टीचर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। उसके बाद सेवा में या प्रति लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद आप लिखेंगे संपादक महोदय दैनिक हिंदुस्तान, कोई भी अखबार का नाम ले लीजिए, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली 110001। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे ऊपर एड्रेस। नीचे आएंगे, विषय लिखेंगे बिजली संकट के निदान हेतु पत्र, ये विषय लिख देंगे बिजली वाले के लिए। मैंने बिजली वाला जो है सो कि ये पत्र उठाया है आपका। ठीक है, मान्यवर, मैं आपके सर्वाधिक जनप्रिय समाचार पत्र दैनिक हिंदुस्तान के माध्यम से इस महानगरी के विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान जो है उन असुविधाओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिनका नवीन सहादरा के वासियों को आए दिन सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि नवीन सहादरा जो है वो मुद्रण कला के उद्योग की दृष्टि से दिल्ली का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सिरमौर माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक मुद्रण कला यंत्र पर्याप्त संख्या में होने के कारण बिजली की खपत भी काफी रहती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लिखते चलेंगे कंटेंट बीच का। ये आवश्यक नहीं है कि बिजली इस क्षेत्र में बराबर रहती हो या रहता हो, कह सकते हैं। खपत की अधिकता के कारण कई बार जो है कि बिजली आंख मिचौली खेलने लगती है। देखिए कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया है
इस तरह से प्रयोग किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे पत्र। और यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप लिख देंगे कि आशा है कि आप इस क्षेत्र की विद्युत असुविधाओं को अपने पत्र में जो है सो कि स्थान देकर अपनी कह सकते हैं कि अहम भूमिका निभाएंगे। कृतार्थ, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस, धन्यवाद भवदीय नंदलाल प्रजापति, दिल्ली, नवीन सहादरा, दिनांक यहाँ पर 2 मई 2022, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका जिसको भेज रहे हैं ये आपका पत्र, उनका एक एड्रेस एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है सो कि नीचे आएंगे तो आप नीचे आएगा आपका एड्रेस, ठीक है। ये मैंने आपकी सपोर्टिंग से ही उठाया है, कोई इधर उधर से नहीं। जो लेटेस्ट सपोर्टिंग मटेरियल है ना आपकी जो आपका सेशन 2021-22 के लिए जो आपका सपोर्ट मटेरियल जो है सो कि जो प्रोवाइड करवाया गया है, उसी में से मैंने आपका ये जो है सो कि लेटर पत्र जो है सो कि ये लिया है, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है मेरे ख्याल से तो वही फॉर्मेट आना चाहिए आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 50 शब्दों में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहानी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कहानी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनोस्थिति का वर्णन होता है। यह वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। अंततः किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कहानी किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, मनोस्थिति वगैरह का वर्णन हो सकता है। अब इसी में पहले में ही एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है, तीसरे का जो हमारा क है, अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं। नाटक क्या होता है? उत्तर देखिए, नाटक किस हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है, यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप में किया जाता है। इस तरह से 50 शब्दों में आपको लिखना है कि जो नाटक होता है ना, उसमें जीवित रूप में दिखाया जाता है लोगों को कि हाँ भाई ये चीज है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। जैसे महाभारत है, ठीक है, क्या है? महाभारत। महाभारत का नाटक अगर आपने टीवी पर देखा होगा, ठीक है, कहाँ पर? टीवी पे। तो वहां पर देखते होंगे जो एक्टर्स है वो उसको एकदम लाइव परफॉर्म करते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि राम जी जो है वो एक मतलब कह सकते हैं पुराने जमाने की बात है या फिर कह लीजिए ग्रंथों की बात है। ऐसा लगता है कि राम जी जो है वास्तव में उन्होंने प्रकट ले लिया और साक्षात उनके दर्शन हो गए हम लोगों को, ठीक है। और हम लोगों का जो हम लोग जो है धन्य हो गए हो। या अल्लाह ले लीजिए या फिर ईसाई धर्म के जो भी होते हैं भगवान, उनका ले लीजिए, ठीक है। सभी धर्मों की इज्जत करता हूं मैं। तो ये चीज है। तो यहाँ पर देखिए, नाटक वही है कि किसी भी चीज को आप एकदम एक्चुअली में प्रदर्शित कर रहे हो, वही नाटक है। और इसी को यहाँ पर लिख करके बताया गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ख कि नाटक और कहानी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। कि भाई नाटक तो हमें समझ में आ गया, कहानी भी समझ में आ गया, लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो अंतर जब भी पूछ ले तो उन दोनों के बारे में बता देना है और कुछ नहीं करना आपको। देखिए, कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा हुआ होता है। और नाटक का जो संबंध होता है वो निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक तथा अन्य अनेक लोगों से जुड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो कहानी होता है ना बच्चों आपका, उसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर आते हैं आपके। एक तो आता है लेखक जो उसको लिख रहा है और एक आता है पाठक जो उसको पढ़ रहा है। लेकिन जो नाटक होता है उसका संबंध लेखक से भी होता है, निर्देशक जो उसको निर्देशित कर रहा है, और उसके बाद जो उसका कैरेक्टर है, पात्र, उस नाटक को दिखाने वाला, उनसे भी होता है, ठीक है। श्रोता जो उसको सुन रहा है, जो देख रहे हैं दर्शक, उनसे भी होता है। नहीं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं नाटक के अंदर, ठीक है। कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है जबकि नाटक को सिर्फ देखा जा सकता है। कहानी जो है वो पढ़ने वाली चीज है या सुनने वाली चीज है, लेकिन नाटक जो होता है वो देखा जा सकता है। इसमें मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, इसे जो है मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो नाटक होता है उसको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में आपको एक अथवा दे दिया है। अथवा में एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्रकार कितने तरह के होते हैं, इन सभी के बारे में बताना है आपको। 50 शब्दों में उत्तर देना, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर देखिए बताया ना आपको कि निम्नलिखित के उत्तर 50 शब्दों में देने हैं आपको। तो देखिए पत्रकार जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार और तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार। अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ, वैसे मैंने पहले भी बता रखा है। जो पूर्णकालिक ये पहले प्रकार का होता है पत्रकार जो कि फुल टाइम के लिए किसी जगह पे जॉब करता है, किसी पत्रकार मतलब पत्रकारिता करता है किसी जगह पे किसी अखबार के लिए, ठीक है? किसी समाचार पत्र के लिए फुल टाइम काम करता है, पूरी सैलरी वगैरह इसको मिलती है। जो अंशकालिक होता है वो एक टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक टाइम पीरियड के लिए होता है और उसको उस टाइम पीरियड के हिसाब से पैसा-वैसा मिलता है और बस खत्म। फ्रीलांसर होता है वो वाला पत्रकार जो कि फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है यानी कि मुक्त होता है कि उसके ऊपर कोई सा भी मतलब वो नहीं रहता, वो बिल्कुल मुक्त है। ठीक है? वो जिसका जहाँ उसको ज़्यादा पैसा मिलता है या जहाँ उसकी रुचि रहती है वहाँ पर वो काम करता है और उस हिसाब से वो वेतन प्राप्त करता है। तो इसी तरह से आपको 50 शब्दों में लिख देना था। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है आपको। तो चौथे का क क्या है कि विशेष लेखन और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर होता है? तो देखिए विशेष लेखन क्या होता है? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेख जो है या लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। और विशेष रिपोर्ट में क्या होता है? गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर उसके नतीजे जो है प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। थोड़ा और बढ़ा करके लिख देना तो 50 शब्द आपके इजीली आ जाएंगे। 50 नंबर का तो पेपर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथे का क। उसके बाद है अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया है कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार पत्र लेखन है। समाचार जो उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए पत्रकारीय लेखन का जो है सबसे जाना पहचाना रूप जो है समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों या समाचार को पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अंशकालिक कौन होता है, पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार जो है एक खास शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। कई बार मैंने आपको बता दिया है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी बुनियादी शैलियों में से एक है। समाचार में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। कहने का मतलब यह सबसे इंपॉर्टेंट पहले, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट और फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। आगे ख में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन का ख वाला भाग, इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है ये आपको बताना है। इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लील दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया बन गया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप है। पहले तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। और दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहला तो आप ये मान के चलिए कि जो इंटरनेट है ना, वो पत्रकारिता से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें खबरों को फैलाने के लिए गंदी चीजें भी फैलाई जाती हैं, इस तरह से उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि रिपोर्टर अपनी खबरों को ईमेल वगैरह का माध्यम से भेजते हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता में भी इसको काउंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि खोजी रिपोर्ट, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ये आपको बताना है। तो उत्तर है कि खोजी रिपोर्ट में किसी विषय की गहराई से छानबीन कर के ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिन्हें पहले दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया है। तो यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसको मतलब जो अवेलेबल चीजें हैं, ठीक है, गहराई से छानबीन करके हम लोग इसमें चीजें लाते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में का इस्तेमाल प्रायः सार्वजनिक महत्वपूर्ण मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और गड़बड़ी को उजागर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे शास्त्री जी, आपको पता होना चाहिए, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु था वो ताशकंद में, कहाँ पर, ताशकंद में इस तरह से हो गया था मृत्यु वहां पर। ठीक है, ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उनके ऊपर ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं। और फिर अभी एक मूवी आई थी द ताशकंद फाइल, कौन सी आई थी, एक मिनट,
एक मूवी आई थी द ताशकंद, इस तरह से फाइल करके, जैसे अभी कश्मीर फाइल आई थी ना, इस तरह से। तो ये 10 ताशकंद फाइल करके एक मूवी आई थी, उसके अंदर जो अवेलेबल चीजें थी उन्हीं को जो है सो कि ध्यान में रख करके और पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई कैसे थी। ये बहुत ही कह सकते हैं वाद विवाद या फिर कह लीजिए डिबेट वाला विषय था, लेकिन फाइनली उसमें बता दिया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु जहर देने की वजह से हुई थी। ठीक है, तो इसी को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते हैं कि जिसके अंदर गहराई से छानबीन उनबीन करके जो चीजें हैं वो उजागर की जाती है। भ्रष्टाचार वगैरह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन सबको भी उजागर, गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आ गए हैं खंड ख में। ठीक है, खंड ख में पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। पांचवे का क है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। जैसे कि पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो में कहा। इसका उत्तर आपको लिखना है आज जो है सो कि निहित इसमें काव्य सौंदर्य आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव सौंदर्य जो है, इसमें चौपाई में तुलसीदास जी ने भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। जब वह मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर अपने मन की बात कहने के लिए श्री राम के सामने खड़े हो तो उनका शरीर जो है पुलकित हो गया, इससे भरत की भावुकता का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिल्प सौंदर्य है, इसमें नीरज नयन नेह मोर मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया। नीरज नयन नेह जल में रूपक अलंकार है। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई जो है छंद चौपाई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ख है कि आशय स्पष्ट करना है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिलपित भोयल, सेहो मधुर बोल सब्रनिहि, सुनल सुती पथ परल परस न गेल। तो इसका उत्तर लिखना है आशय स्पष्ट करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पंक्तियों में विद्यापति जी ने प्रेम में अतृप्त के बारे में बताते हुए सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर नायिका सखी को बताती है, मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती चली आ रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर आंसर से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 12 मासा से क्वेश्चन। 12 मासा का जो है सो कि प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मासा का प्रतिपाद्य, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे हैं आपको। आगे चलते हैं, अगला है हमारा छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। जैसे कि पहला है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रकृति के कारण मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जब प्रकृति के कारण विस्थापन होता है ना, तो आदमी कुछ टाइम के लिए दूर जाता है, उसमें बाढ़ भूकंप आ जाता है तो आदमी अपने घर से दूर चला जाता है। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण अगर आदमी विस्थापित होता है तो वो परमानेंटली चला जाता है, क्योंकि वहां पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं और इन्हें ही भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन लिखी भी हुई है। ठीक है, जिससे कि आपको जो पेपर में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है सो कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं, गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वियोगावस्था मतलब किसी से दूर रहने में तकलीफ होते हो वक्त हमें वो मतलब जो चीजें हमारे पास रहती हैं वो भी दुख देने लगती हैं, क्योंकि उससे यादें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मतलब यही बोल रहा है कि जो वियोग में सुख देने वाली वस्तुएं भी होती है ना, वो दुख देने लगती है, गीतावली में संकलित। ठीक है, गीतावली जो है उसमें संकलित पदों के आधार पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है इस चीज को। ठीक है, तो वही चीज है कि सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में जब दूर रहते हैं हम किसी से, तो दुख का कारण बन जाती है। इसका कारण यह भी है कि उन चीजों को देखकर उनसे जुड़ी सुख स्मृतियों में हम लोग खो जाते हैं, उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है, यानी उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति है उनका याद आने लगता है। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में
उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपनी राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भावुक हो जाती है और वह राम के शीघ्र लौट आने की कामना जो है करने लगती है। तो वही चीज है कि यहाँ पर वियोगावस्था में यानी दूर रहते समय जो है कि वो चीजें जो पहले सुख देती थी वो दुख देने लगती है। आगे चलते हैं। आगे आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 7। इसमें बोला गया कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखिए और इसे चुनने के लिए अपने तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए जहां कोई वापसी नहीं पाठ यात्रा वृतांत शैली में रचित है और जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश जो है उसका वर्णन किया गया है। छात्र छात्राएं जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे कि आप ये रख सकते हैं, क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन आप कर सकते हैं। तर्क सहित उपयुक्त शीर्षक देने पर अंक प्रदान आपको किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा आपको बतानी है। उत्तर है कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। पारो जो थी वो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसे ही मनोकामना पूर्ति के लिए धागा जो है सो कि वो बांधा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी हुई गई मुराद इतनी जल्दी उसकी पूरी हो जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद प्रसन्न थी। वह हैरान थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। ठीक है, तो ये चीज है इसका उत्तर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो और उधर लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग 7वें का ग कि देवदास शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। तो उत्तर है कि लेखिका ने कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास सोच समझ कर रखा, जो कि कहानी के मूल कथ्य को स्पष्ट करने में समर्थ है। शरत चंद्र की रचना देवदास में नायक देवदास पारो पर अपनी प्रेम लुटाता है और अंत तक यह प्रेम एक निश्चल रूप में जीवित रहता है। उसी प्रकार संभव भी पारो को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। देवदास और पारो निश्चल प्रेम के प्रतीक है, इसीलिए संभव के लिए लेखिका ने दूसरा देवदास शीर्षक रखा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आगे आ गए हम लोग 8वें प्रश्न में। इसमें बोला गया है कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्यापार यहाँ भी था। दूसरा देवदास के पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। उत्तर है कि व्यापार यहाँ भी था, मतलब कि इसके माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार जो है उसके पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मनोकामना की पूर्ति के लिए लाल व पीले धागे बिक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हरिद्वार के वहाँ व्यापारियों का और व्यापार वगैरह का चित्रण किया है और बाहर के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। आगे चलते हैं, 8वें का ख, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में जो कि ये जो पाठ है इसमें लेखक ने कहा है, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि औद्योगिकीकरण, जो फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा बन रही है ना, इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनका अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें उजाड़ा गया है, वहां के परिवेश को नष्ट कर दिया गया, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और नए उद्योगों को स्थापित होने से तथा उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो वही चीज है कि पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं नए नए उद्योगों को लगाने से, और वहां के लोगों को भी हम लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी बना रहे हैं। आ गए 9वें प्रश्न पे। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ज्यादातर आपका कह लीजिए इंपॉर्टेंट है, और कई ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा कह लीजिए इसके श्रेणी में आते हैं।
तो ये जितने भी प्रैक्टिस पेपर मैंने अभी तक कराए हैं, आपके 3 करा दिए हैं, ये चौथा करा रहा हूँ। तो इन सबको देखते चलिए। इन फ्यूचर भी आपको मैं कम से कम मैं सोच रहा हूँ 10 प्रैक्टिस पेपर तो पूरी तरह से करा ही दूं आपको। पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लाइक जो है कम मत होने दीजिएगा। जितना लाइक बढ़ेगा उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और प्रैक्टिस पेपर बनाने के लिए। क है कि लेखक विश्वनाथ ने किस प्रकार अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? तो उत्तर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आज ही कराया मैंने अंतराल वाली बुक में आपका, कि लेखक विश्वनाथ ने मां और बत्तख को ममता के आधार पर समान माना है। अब यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका समझा देता हूँ आपको क्यों तुलना की है। इसमें बताया कि देखिए, जैसे आदमी लोगों की यानी कि ह्यूमंस की माएँ होती हैं, जैसे हमारी माएँ हैं, तो हमारी बहुत केयर करती है, आने वाले खतरों को भांप जाती है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखती है, बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। उसी प्रकार से बत्तख भी होता है ना, वो अपने अंडों को क्या करती हैं, बत्तख माएँ जो होती है अपने अंडों को अपने पंखों से ढक कर रखती है, आने वाले खतरों से यानी कौवे वगैरह से अपने अंडों को बचा कर रखती हैं। तो इसीलिए लेखक विश्वनाथ ने माँ की तुलना जो है बत्तख से की है। तो आप पढ़ना चाहें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर। ये क था, अब हम लोग ख देखेंगे कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, लेखक की प्रकृति और नारी सौंदर्य जो है, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन करना है। तो पहले आप लिख सकते हैं, लेखक के लिए प्रकृति जो है, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयगाही लगते थे, यानी अच्छे लगते थे। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी। दूसरा है कि लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। प्रकृति और नारी में समानता यह है कि सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगता जैसे कि प्रकृति जो है नारी का सजीव रूप लेकर के उसके समक्ष आ गई है, यानी कि प्रकृति जो है जिंदा होकर के उसके सामने आ गई है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखी गई है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की? उत्तर है, विस्कोहर की माटी पाठ जो है आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। पूरी कथा जो है वो केंद्र में, किसके केंद्र में घूमती है? विस्कोहर जो कि लेखक का गांव है, और एक पात्र जो विश्वनाथ जो लेखक खुद है, इसके ही केंद्र में पूरी की पूरी कथा घूमती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और यहीं पर जो है सो कि हमारा ये जो पेपर है हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का, ये समाप्त हो जाता है। और बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए पेपर ये वाला। ठीक है, तो इस पेपर को पूरा आपने देखा है अभी तक तो अच्छी बात है। इस पेपर को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।